नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं अशोक यादव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर चलेगा 29 दिसंबर तक। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 23 दिनों के इस सत्र में होंगी 17 बैठकें। वाराणसी में 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। काशी तमिल संगमम समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, आज दक्षिण का उत्तर से हो रहा है अद्भुत संगम। और कानपुर में विजन 2047 को लेकर रैली वॉक फॉर कानपुर का किया गया आयोजन। 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने जनमानस को जागरूक करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की जागरूकता रैली निकाली। वाराणसी के काशी तमिल संगमम की कल से शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के समागम के तौर पर हो रहे इस कार्यक्रम को उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के मिलन के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की आज़ादी के बाद से अभी तक अनदेखी पर चिंता जताई और कहा कि इस मंथन से राष्ट्रीय एकता का संदेश निकलेगा, जिसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। भारत का स्वरूप क्या है, शरीर क्या है, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक हमें बताता है, जो कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। अर्थात भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशेषताओं को समेटे हुए है और उसकी हर संतान भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। यह आयोजन देश के 2 सबसे प्रमुख और प्राचीन ज्ञान केंद्रों की महानता का जश्न है। यह संस्कृति और अध्यात्म के अनूठे संगम को दर्शाता है। ऐसा संगम जिसमें कला, परंपरा, अध्यात्म और ज्ञान की समृद्ध विरासत का जलवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और तमिलनाडु के रिश्ते की गहराई का जिक्र किया। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा में लिखित प्राचीन मुक्तक काव्य तिरुक्कुरल के 13 भाषाओं में अनुवाद का विमोचन किया। काशी तमिल संगमम दरअसल दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों और कलाकारों को साझा मंच प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के अनुरूप है। पीएम मोदी ने इस आयोजन को देश की रंगारंग संस्कृति का उत्सव बताया। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था। इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा।
तमिल भाषा के महत्व की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो तमिल भाषा संस्कृति के विस्तार में योगदान करें। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम राष्ट्रीय एकता की भावना को नई मजबूती देगा। हमें भी पता लगा कि कितना सिमिलैरिटीज है, हमारे कल्चर की एक एमैल्गमेशन जैसा है, और जैसे काशी और तेनकाशी की जो कनेक्ट है, तो ऐसी चीजें सुनने में तो इतना अच्छा लग रहा है कि जो the essence of unity and diversity has been justified or has been reinforced again today. मुझे लगता है कि आगे चल करके बहुत सारे स्टेट्स और नॉर्थ और साउथ के बीच का संगम होगा और ऐसे ही हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि 12 श्रेणियों में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि वाराणसी का दौरा करके संगोष्ठियों में हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ महीने भर चलने वाली हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तकों और कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश के 2 प्रमुख ज्ञान केंद्रों की शानदार परंपरा को बेहतरीन ढंग से दिखा रहे हैं। काशी तमिल संगमम में देश की सांस्कृतिक विविधता और गौरवशाली इतिहास का गौरवगान। काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 ग्रुपों में यहां मेहमान आएंगे और काशी के साथ साथ अयोध्या और प्रयागराज का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। आज दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन प्राप्त कर रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तमिल कार्तिक मास की पवित्र अवधि में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करने के लिए स्वयं पधारे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस अवसर पर आप सभी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन आजादी के अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत कर रहा है। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, शिल्पकार, साहित्यकार सहित अध्यात्म, उद्योग जगत, विरासत, नवाचार, व्यवसाय, देवालय व्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा संस्कृति जगत से जुड़े 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रयागराज व अयोध्या भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे राष्ट्र अध्यक्षों और न्यायमूर्तियों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने रात्रि भोज के दौरान अतिथियों से विचार विमर्श किया। इस आयोजन से विश्व एकता, विश्व शांति और बच्चों के भविष्य पर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी महानुभावों को ओडी-ओपी उत्पाद भेंट किए गए। इस अवसर पर मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और मॉरिशस गणराज्य की प्रथम महिला श्रीमती संयुक्ता रूपन, एंटीगुआ और बरबुडा के गवर्नर जनरल सर रॉडने एरे लॉरेंस विलियम्स और विभिन्न देशों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायविद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप ये 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में 17 बैठकें होंगी। जोशी ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में सत्र के दौरान विधायी कार्य सहित अन्य विषयों पर चर्चा को लेकर आशान्वित हूं।
समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये छोटा सा विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बहराइच दौरे के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को मिनी किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4000 धान क्रय केंद्रों को संचालित किया गया है, जिन पर 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। इसका लाभ किसान उठा सकते हैं। प्रदेश भर के किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए दलहन के 4 लाख मिनी किट और तिलहन के 5 लाख मिनी किट प्राप्त कर किसान उनकी बुआई करके अपनी आय बढ़ाने में मदद पा रहे हैं। इस साल जो है वो हमारे 4000 क्रय केंद्र धान के शुरू हो रहे हैं और लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी इस सीजन में करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और इस तरीके से किसान को जो सूखे या बाढ़ की वजह से नुकसान हुए हैं उनको क्रय करके और उन्हें सही कीमतें दे करके और उनको लाभान्वित किया जाए, या हमारे पास इसकी हम लोगों ने एक विधिवत योजना तैयार करके उसको कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित हो रहे भव्य और दिव्य मंदिर के चारों ओर लोअर प्लिंथ में भगवान राम के जीवन प्रसंगों से जुड़ी 100 मूर्तियां लगाई जाएंगी, जिनमें राम जन्म से लेकर राम राज्य अभिषेक तक के प्रमुख प्रसंगों को शामिल किया गया है। इनका चयन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 300 प्रसंगों का बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करके किया है। इस आशय की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय मैराथन बैठक के बाद दी। चंपत राय ने बताया कि निर्माण समिति की बैठक में श्री राम जन्मभूमि परिसर की संपूर्ण 70 एकड़ भूमि को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का भी फैसला किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि परिसर के अंदर जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति के अपने संसाधन विकसित किए जाएंगे और यही नहीं, वर्षा का जल हो या अन्य किसी प्रकार का अपशिष्ट परिसर के बाहर नहीं जाएगा और परिसर के अंदर ही इनका शोधन करके बागवानी में इनका उपयोग किया जाएगा। 70 एकड़ परिसर में ही अंदर के सारे सीवर का शुद्धिकरण करेंगे। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट STP कम से कम 2 स्थानों पर होगा और वो ट्रीटमेंट करके उस पानी को अंदर ही बागवानी में, पेड़ पौधों में इस्तेमाल किया जाएगा। अर्थात नगर पालिका को कठिनाइयां नहीं होंगी। हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं, हम ये पानी कहाँ से लाएंगे, हमारी बिजली की आवश्यकता कितनी है, ये कहाँ से आएगी, नगर पालिका को कितनी कठिनाइयां होंगी। तो इसके बारे में परिसर की जो तैयारियां थी वो हमारे इंजीनियर्स ने सबके सामने रख दी कि हमारी लाइन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी और उसका नगर पालिका पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। आजादी के 100 वर्ष बाद 2047 में कानपुर का स्वरूप महाविद्यालयों और 3 विश्वविद्यालयों से 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने विजन कानपुर 2047 के अभियान से जन जन को जागरूक करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की जागरूकता रैली वॉक फॉर कानपुर निकाली। 1 लाख से अधिक युवा छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ जनमानस को जागरूक किया। बेसिकली ये हम लोगों की एक अवेयरनेस कैंपेन है कि हमारा कानपुर और हमारा कंट्री 2047 में कैसा हो, इसकी एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। हम क्या चाहते हैं, हम कैसा सोचते हैं कि हमारा कंट्री 2047 में हो। हमारा जो भारत है वो 47 में कैसा दिखे, स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद, इससे संबंधित है। हम ये समझते हैं कि इस तरीके की रैलियों से एक अधिक समृद्ध भारत, अधिक स्वच्छ भारत, अधिक सुशिक्षित भारत और सशक्त भारत को हम की संकल्पना साकार हो पाएगी। बहुत अन्य और भी बहुत से कार्यक्रम इस तरीके के आयोजित हो रहे हैं और उसी दिशा में एक ये प्रयास है
ये प्रयास हमारा सुफलित होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। एक नए तरीके का भारत इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से हम देख पाएंगे। हिंदी साहित्य के विद्वान स्वर्गीय विवेकी राय के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ने गाजीपुर स्थित परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। भारतीय रेलवे प्रशिक्षण परिसर में डॉक्टर विवेकी राय जी की मूर्ति स्थापित की गई है और उनके नाम पर विवेकी राय पुस्तकालय और वाचनालय की भी स्थापना की गई है। विवेकी राय के जन्म दिवस पर जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों का यहां जमावड़ा लगा रहा। रेल प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एस.के. राय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोरखपुर में बाढ़ के बाद डायरिया ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। नगर पंचायत उनवल के संग्रामपुर कस्बे में 24 घंटों के भीतर 2 दर्जन से अधिक लोग दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया की चपेट में आ गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनवल पहुंचे और आपात व्यवस्था के तहत डॉक्टरों की टीम को स्थिति नियंत्रित करने का निर्देश दिया। शुक्रवार की रात से यहां डायरिया का प्रकोप शुरू हुआ, जिससे लोगों को उल्टी दस्त शुरू हुए। बीमारी को लेकर गांव वालों में अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी होते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित जलकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फैल रही बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल में जुट गई। सीएमओ ने बताया कि क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, क्लोरीन टैबलेट वितरित कराई जा रही हैं और मरीज बीमार हैं उनका कैंप लगाकर उपचार किया जा रहा है। कल से 10 मरीज आज डायरिया के निकले हुए हैं, तो उन सबको उपचारित किया गया है। क्षेत्र में जो है क्लोरीन की टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, ORS, जिंक का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और जो मरीज बीमार हैं उनको वहाँ पर कैंप लगा करके उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है उनको हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है। साथ ही जो है नगर निगम की टीम लगी हुई है, वहाँ पर साफ़ सफाई में जुटी हुई है। जल निगम के लोग जो है जो पानी का लीकेज था उसे ठीक कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वहाँ पानी की सैंपलिंग, फूड एंड ड्रग्स जो है वहाँ पर खाने के सामानों का सैंपलिंग कर रहा है तथा पानी की सैंपलिंग कराई जा रही है। स्थिति अब नियंत्रण है। इसकी 31/10 यानी कि अक्टूबर माह में पूरी इसकी अंदर से फर्श बनवाती हुई सफाई करवाई गई थी। उसके बावजूद ये घटना हुई तो ब्लीचिंग पाउडर कल भी डलवाया गया है। जहाँ जहाँ लीकेज है वहाँ तुरंत तत्काल प्रभाव से लीकेज बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव और तेजी से हो रहा है। कल रात में फॉगिंग भी हुई है। CSC परिसर में भी फॉगिंग कराई। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की तस्वीर पीतल नगरी के नाम से दुनिया में मशहूर मुरादाबाद जनपद में भी देखी जा सकती है। जनपद में लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत इसकी गंभीरता के साथ कार्य किया जा रहा है। जनपद की सड़कों पर ओपन जिम, औषधीय वाटिकाएं, साफ स्वच्छ पार्क, स्टेडियम और हरी भरी सड़कें और ग्रीन टाउनशिप विकसित की जा रही है, जो मुरादाबाद के लोगों को पसंद आ रही है और दुनिया भर से पीतल नगरी आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षण भी कर रही है। मुरादाबाद में अब चंडीगढ़ की झलक दिखाई देती है। लोगों के पास अपने आयुष्मान कार्ड हैं। अब लोग बिना पैसा खर्च किए अच्छे और महंगे अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी जैसी तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। लोगों को हरित पार्क, ओपन जिम, अच्छी सड़कें जैसी तमाम सुविधाएं यहां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है, उसका असर लोगों में भी देखने को मिल रहा है और भारत हमारा काफ़ी स्वच्छ और स्वस्थ हो रहा है। इसमें हमारा मुरादाबाद भी काफ़ी आयुष्मान कार्ड काफ़ी बने हुए हैं, जिससे स्वस्थ भारत का भी सपना पूरा हो रहा है और हमारा स्वच्छ भारत भी। सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। रोड किनारे काफ़ी पेड़ और जो हमारे आसपास के पार्क हैं वो भी काफ़ी स्वच्छ और सौंदर्यीकरण उनका भी हुआ है। आज से हम पिछले साल आए थे जब इस पार्क में, हर्बल पार्क में, तो जब स्थिति दूसरी थी, इतना डेवलप नहीं था जितना अब। सौंदर्यीकरण, सारे झूले वगैरह जो हैं अब ठीक ठाक है, अच्छे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो इसके दृष्टिगत हमारे जितने भी ग्रीन स्पेसेस हैं हम लोगों ने उनको टेकअप किया है और वहाँ पर साफ़ सफाई कराने के साथ साथ जो है हम लोगों ने वहाँ पर नए प्रकार के वैरायटी के पौधे और जन सुविधाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो झूले हों, चाहे वो जो हैं जन उपयोगी जितनी भी साजो सामान रहते हैं पार्कों इत्यादि में, उनको सुदृढ़ीकरण और उनका उच्चीकरण करने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
लखनऊ में पैगाम 2022 का समापन कार्यक्रम कल लोहिया पार्क के रंगमंच पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकृति की वर्तमान स्थिति की उद्घोषणा से हुई। पैगाम 2022 के फाइनल में 3 टीमों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें नुक्कड़ नाटक की बेहतरीन प्रस्तुति देते हुए प्रकृति के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को दर्शाने की कोशिश की गई। कि कोई भी एक सामाजिक मुद्दा हम लेते हैं, उस मुद्दे को हम सारे स्कूल कॉलेजेस, जितने भी डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनको हम भेजते हैं कि आप इस पे नुक्कड़ तैयार करें। वो लोग अपना नुक्कड़ तैयार करते हैं। उस नुक्कड़ को हम पहले प्री राउंड करके उसमें से टॉप 10 टीम सेलेक्ट करते हैं। उन 10 टीम को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग 10 अलग अलग स्कूलों में लगातार सेमीफाइनल राउंड चलाते हैं। वहाँ पर हर एक टीम जाके परफॉर्म करती है। जजेस हमारी तरफ से जाते हैं वहाँ पर, उसमें से जो 3 टीमें सेलेक्ट होती हैं, जो मेन टीमें होती हैं, वो फिनाले पे आज यहाँ परफॉर्म करती हैं। इसके तहत एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि इस बार हमने जो विषय रखा है वो प्रकृति का पैगाम रखा है। इसके पीछे उद्देश्य हमारा ये था कि जिस हिसाब से कोविड की महामारी में जिस तरीके से हमने अपने लोगों को खोया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ था हमारा पर्यावरण। हमने जिस तरीके से उसका दोहन कर लिया है, उस तरीके से सांस के लिए, बताइए, सांस के लिए हम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो उसके लिए हम संवेदनशील हो सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। बच्चों ने बहुत अच्छे नुक्कड़ तैयार। 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ आज गोवा में होगा। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया की फिल्मों के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। इफ्फी में कई देशी और विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, तो मास्टर क्लास सेशन से लेकर कई और बड़े आयोजन भी यहां होंगे। 9 दिन तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित होंगी। दुनिया भर की सिनेमा की खास और चुनिंदा फिल्मों के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा पूरी तरह सज चुका है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इफ्फी के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर से होगी। तो फिल्म फेस्टिवल में RRR से लेकर द कश्मीर फाइल्स और लॉस्ट जैसी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस बार फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म महानंदा, हिंदी फिल्म 3 of Us, द स्टोरी टेलर और मेजर सिया सहित कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोचने वालों की नहीं। बिहार सहित देश के 19 राज्यों से चुने गए 18 से 35 वर्ष के भविष्य के 75 प्रतिभाशाली युवा इफ्फी के 53वें संस्करण में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फिल्म बाजार में हमने बहुत सारी नई चीजें इस बार प्रयास किया है कि वो ऐड हों। बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, जहां जो नामी पब्लिशर्स हैं वो अपनी नॉवेल्स को और अपनी स्टोरीज को प्रमोट और पिच कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के दौरान, क्योंकि आजकल काफ़ी फिल्में जो हैं उपन्यास पर आधारित रहती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो एक बहुत ही माननीय मंत्री जी का एक ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था जो लास्ट इफी में इंट्रोड्यूस किया था। इस बार उनको हमने 53वें संस्करण में 53 घंटे का हमने एक उनको चैलेंज दिया, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म जो 5 टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शॉर्ट्स टीवी यूके का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी दिखाएंगे, और उसका जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी हम काफ़ी 25,000 स्कूलों के आसपास बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे इस मुहिम से प्रेरित हों और फिल्म मेकिंग को वो अपना एक कैरियर अपना सकें। इस बार इफ्फी में कंट्री इन फोकस के रूप में फ्रांस को शामिल किया गया है। कंट्री फोकस खंड के अंतर्गत फ्रांस और उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता के योगदान का जश्न मनाया जा रहा है। कंट्री इन फोकस सेगमेंट का आयोजन भारत में फ्रांस के दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस के सहयोग से किया गया है। इस बार इफ्फी का फिल्म बाजार काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि पहली बार कई देशों, राज्यों और फिल्म संगठनों के पवेलियन समुद्र के पास बहुत ही खूबसूरत सैरगाह में स्थापित किए जा रहे हैं। बात वहीं पे आके अटक जाती है। विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष स्क्रीनिंग होगी।
फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। तो वहीं आम जनता के लिए बड़े पर्दे पर हर रोज कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलेंगी। अपने सहयोगी मुनमुन और श्यामा के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए पणजी, गोवा से। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की शुरुआत आज कतर में होने जा रही है, जहां दुनिया की 32 टीमें विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से आमने सामने होंगी। वहीं उद्घाटन समारोह दोहा के अलबायत स्टेडियम में आयोजित होगा। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज आमने सामने होंगी। ये मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की अनुभवी टीम से चुनौती तो मिलेगी ही, लेकिन उस चुनौती से किस तरह से टीम पार पाएगी, ये उनकी तैयारी पर निर्भर करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। बारिश की वजह से धुल गए सीरीज के पहले मुकाबले के बाद दोनों ही टीमों को इस मैच में बहुत उम्मीदें होंगी। ये मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम के इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। वहीं वनडे टीम की कप्तानी अनुभवी खिलाड़ी शिखर धवन करेंगे। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। VVS लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के अनुभवी टीम से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड सीमित ओवर क्रिकेट की सबसे संतुलित टीमों में से एक मानी जाती है। डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स इस समय शानदार लय में हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों पर गौर करें तो दोनों टीमें अब तक T20 मुकाबलों में 22 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 11 में भारत को जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड के खाते में 9 जीत दर्ज हुई है और 2 मैच बेनतीजा रहे। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में मेजबान टीम से 10 बार भिड़ी है, जहां दोनों को 4-4 मैचों में जीत मिली, जबकि 2 मुकाबले टाई रहे। वहीं एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में करीब 2 साल के बाद T20 सीरीज खेलेगी। पिछली सीरीज को भारत ने 5-0 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में भारत के पास न्यूजीलैंड में लगातार दूसरी T20 सीरीज जीतने का मौका होगा। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। वाराणसी में 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। काशी तमिल संगमम समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, आज दक्षिण का उत्तर से हो रहा है अद्भुत संगम। और कानपुर में विजन 2047 को लेकर रैली वॉक फॉर कानपुर का किया गया आयोजन। 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने जनमानस को जागरूक करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की जागरूकता रैली निकाली। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।